नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह 11 बजे नरेंद्र नगर पहुंचेंगे। मीटिंग में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड की ओर से सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक में शामिल होने के लिए नरेंद्र नगर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम भी शामिल होंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की इस मीटिंग में करीब 18 बिंदुओं पर बातचीत होगी। 11:15 बजे से 1:30 बजे तक चलने वाली इस मीटिंग का एजेंडा स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों और कुपोषण का शिकार बच्चों के लिए भी नीति बनाने, आंतरिक सुरक्षा, सीमांत क्षेत्र से पलायन सहित कुछ गंभीर मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। साथ ही उत्तराखंड की ओर से झंगोरे की सपोर्ट प्राइस तय करने की मांग करने के साथ मिलेट को मिड डे मील में शामिल करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। वहीं राज्यों की एक बेस्ट प्रैक्टिसेस की शेयरिंग का भी ऐलान यहां होगा। उत्तराखंड हल्द्वानी नगर निगम द्वारा बनाई गई बॉन्डी सेना को बेस्ट प्रैक्टिसेस के तौर पर रखेगा। बॉन्डी सेना महिलाओं का समूह है जो कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन समेत अन्य कार्यों की मॉनिटरिंग करता है। और आज की बैठक को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने ट्वीट करके लिखा, उत्तराखंड में 24वीं सेंट्रल जोन काउंसिल की मीटिंग में भाग लूंगा, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों और प्रमुख अधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही देहरादून में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान केंद्र में देश के सभी प्रदेशों से आए डीजीपी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ संवाद करूंगा। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। यूपीएमपी सीजी के सभी सीएम इसमें शामिल होंगे। सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या अपडेट मीटिंग को लेकर? देखिए, मीटिंग करीब 11:15 बजे से यहाँ पर शुरू होगी, लेकिन अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जो चीफ सेक्रेटरी हैं अमिताभ जैन, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। 11:10 पर केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचेंगे, उसके बाद मीटिंग शुरू होगी। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि बताया जा रहा है कई ऐसे गंभीर बड़े मुद्दे हो सकते हैं जिस पर इस मीटिंग में चर्चा होगी। देखिए, मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग का जो एजेंडा है वो 18 बिंदुओं का होगा। जो पूर्व में चारों राज्यों के चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग में जो एजेंडा फाइनल किया गया था, उस पर आज यहाँ पर चर्चा होगी, जिसमें खासकर उत्तराखंड की ओर से दून वैली नोटिफिकेशन का एजेंडा रहेगा, जिसके चलते यहाँ पर दून वैली में जो बड़े उद्योग हैं या रेड कैटेगरी और ऑरेंज कैटेगरी के जो यहाँ पर डेवलपमेंट वर्क है वो नहीं हो पाते। तो राज्य सरकार की कोशिश होगी कि आज वो केंद्रीय गृह मंत्री के सामने इस मुद्दे को उठाए कि जो दून वैली नोटिफिकेशन है या तो उसको समाप्त किया जाए या उसको कुछ शिथिल किया जाए। इसके साथ साथ चारों राज्यों की जो एक कॉमन मांग है कि मिलेट को मिड डे मील में शामिल करना, इसके साथ साथ हर गाँव में करीब 5 किलोमीटर की डिस्टेंस में पक्के भवन वाली बैंक शाखाएं खोली जाए, खासकर बॉर्डर एरिया में। ये भी आज एक बड़ा एजेंडा होगा। और इसके साथ ही 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है उस पर 7 दिन के अंदर जांच कंप्लीट करने का एक प्रस्ताव है। इससे जितनी जल्दी हो ऐसे केसों को सॉर्ट आउट किया जाए, तो वो भी आज की मीटिंग में रखा जाएगा। इसके अलावा स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों और कुपोषण के शिकार बच्चों के लिए भी नीति बनाने का एक प्रस्ताव यहाँ पर लाया जाएगा, जिस पर चर्चा होगी। और इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा के जो मुद्दे हैं उन पे भी राज्यों के बीच और केंद्र सरकार के साथ साथ डिस्कस होगा। जी, ये मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी बताया जा रहा है। फिलहाल क्या अपडेट, कौन कौन पहुंच चुका है? देखिए, मीटिंग 11:15 से लेकर 11:30 के बीच कभी भी शुरू हो सकती है। करीब 2.25 घंटे ये मीटिंग यहाँ पर चलेगी। अभी तमाम राज्यों के जो ऑफिसर्स हैं, जो चारों राज्यों के, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ के जो चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन वो यहाँ पर पहुंचे हैं अपने अधिकारियों के साथ साथ। मध्य प्रदेश से एसीएस यहाँ पर पहुंचे हैं अपनी पूरी टीम के साथ। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इन राज्यों के कुछ मंत्री भी यहाँ पर हैं, यूपी के चीफ सेक्रेटरी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। ठीक 11:15 बजे केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद मीटिंग शुरू होगी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बड़ी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखिए। नरेंद्रनगर में मीटिंग के बाद सीएम योगी केदारनाथ के लिए रवाना हो जाएंगे। सीएम योगी देर शाम केदारनाथ के दर्शन करेंगे और रात में सीएम योगी केदारनाथ में ही रुकेंगे और बाबा केदारनाथ के दर्शन, रुद्राभिषेक और विशेष आरती में शामिल भी होंगे। सीएम योगी केदारनाथ दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला प्रशासन और मंदिर समिति ने आज मंदिर परिसर, हेलीपैड समेत महत्वपूर्ण स्थानों का मुआयना भी किया है। बाबा केदार के दर्शन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। देर शाम केदारनाथ में पूजा में शामिल होंगे और रात में वहीं पर रात्रि विश्राम भी करेंगे सीएम योगी। दोपहर 2:45 पर रुद्रप्रयाग के लिए भी रवाना हो जाएंगे। 3:35 पर पहुंचेंगे केदारनाथ। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 3:35 पर पहुंचेंगे केदारनाथ। आज रात का रात्रि विश्राम उन्होंने यही करना है और इस वक्त आप देखिए कितनी जबरदस्त श्रद्धालुओं की भीड़ केदारनाथ धाम में उमड़ी हुई है। मौसम एकदम साफ है और बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के बाद योगी आदित्यनाथ रुद्राभिषेक और विशेष आरती में भी शामिल होने वाले हैं। उसके बाद भारती सकलानी हमारी सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ जुड़ गए। भारती, बताया जा रहा है कि जो मीटिंग रखी गई है नरेंद्रनगर में, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ केदारनाथ पहुंचेंगे। दर्शन करने को लेकर 2:35 का वक्त निर्धारित किया गया है। वहां पर सीएम के आने को लेकर कैसी तैयारियां हैं? देखिए, सिक्योरिटी एकदम टाइट की जा रही है। चाहे हेलीपैड की बात कर ली जाए, चाहे GMBN गेस्ट हाउस की बात कर ली जाए जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रुकने वाले हैं, या फिर हम बात कर लें मंदिर परिसर की। अभी यहां पर श्रद्धालुओं को दर्शन करने की इजाजत दी गई है। आप देखिए सुबह से ही लगातार श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद पूरा ये जो कैंपस आपको नजर आ रहा है, पूरा जो मंदिर प्रांगण आपको नजर आ रहा है, ये 0 जोन में यहां पर तब्दील हो जाएगा और यहां पर दर्शन करने के लिए योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और उसके लिए खास व्यवस्थाएं यहां पर की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि शाम को विशेष श्रृंगार आरती भी योगी आदित्यनाथ आज यहां पर करने वाले हैं। रात को यहीं रुकेंगे GMBN के गेस्ट हाउस में। भैरव मंदिर भी दर्शन करने के लिए वो जा सकते हैं, अभी ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि श्रद्धालुओं में भी जबरदस्त उत्साह है सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर। ज्यादातर लोगों को खबर मिल चुकी है कि योगी आदित्यनाथ आज दर्शन के लिए आ रहे हैं। कई लोग हमसे भी खुद पूछते हुए यहाँ पर नल्ली नजर आ रहे हैं कि कितने बजे तक वो आ रहे हैं, क्योंकि लोग भी चाहते हैं कि वो यहाँ पर रुक लें और एक बार योगी आदित्यनाथ को भले ही दूर से यहाँ पर देख सके। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि इस वक्त यहाँ पर श्रद्धालुओं की आप भीड़ देखिए, जबरदस्त है। दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ये पूरा इलाका जो है वो 0 जोन में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बद्री विशाल भी जाने का कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का, बद्री केदार धाम के भी दर्शन करने का कार्यक्रम है, उसको लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, कल सुबह जाएंगे बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए योगी आदित्यनाथ। रात को यहीं दर्शन करने वाले। सुबह 8:20 पर वो यहां से रवाना हो जाएंगे और 11 बजे उनका पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। वहां पर वो जो बद्री विशाल का थाना है वहां पर भी जाएंगे, थोड़ी देर वो वहां पर भी रुकेंगे और उसके बाद 11 बजे से लेकर वो वहां पर पूजा अर्चना करने वाले। तकरीबन 1.5-2 घंटे की ये पूजा अर्चना वहां पर होगी। विशेष पूजा अर्चना वहां पर रखवाई गई है योगी आदित्यनाथ के लिए और उसके बाद देहरादून के लिए रवाना हो जाए। बहुत शुक्रिया भारती, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अनावश्यक सरकारी खर्चे पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सरकार ने एक अफसर एक गाड़ी की तर्ज पर आदेश जारी किया था कि यदि किसी अफसर के पास एक से अधिक विभागों की सरकारी गाड़ियां हैं तो वो उन्हें सरेंडर कर दे। लेकिन आदेश के करीब 2 महीने बाद भी अधिकांश अफसरों ने गाड़ियां वापस नहीं की हैं। कई अफसर राज्य संपत्ति विभाग के अलावा विभागों की गाड़ियों का लुत्फ उठा रहे हैं। फिजूल खर्ची रोकने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 3 अगस्त को राज्य संपत्ति विभाग ने एक आदेश जारी किया।
आदेश के मुताबिक जिन अफसरों के पास एक से अधिक विभागों का चार्ज है, ऐसे अफसर दोनों विभागों की गाड़ियों का यूज करने के बजाय एक गाड़ी को राज्य संपत्ति विभाग को वापस कर दें। इस आदेश को 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन 6 IAS अफसरों समेत कुल 8 ऑफिसर्स ने ही अभी तक अपनी एक्स्ट्रा गाड़ियां राज्य संपत्ति विभाग को सरेंडर की हैं। बाकी अफसर इस आदेश से कन्नी काट रहे हैं। एक अधिकारी को कई जिम्मा भी दिया हुआ है। ये बात ठीक है कि उनकी योग्यता है तो उनको जिम्मा ज्यादा दिया गया है, लेकिन उसके नाते यदि विभिन्न विभाग उनके पास हैं तो जो उनके पास गाड़ियां हैं तो ज्यादा गाड़ियां, क्योंकि इस्तेमाल तो एक ही गाड़ी होगी, तो शेष गाड़ियों के लिए कहा गया कि उसका वो ज्यादा इस्तेमाल न करें ताकि हमारी सरकार की जो मितव्ययता है वो बनी रहे। दूसरी तरफ कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जो अफसर गाड़ियां नहीं लौटा रहे हैं उन पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि जब कर्मचारियों की सुविधा की बात आती है तो यही अधिकारी प्रदेश की वित्तीय स्थिति का हवाला देकर उस पर रोक लगा देते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आई तो आदेशों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा। उनकी ईमानदारी को सलाम। जिन लोगों ने नहीं की हैं, उम्मीद है जल्दी ही उन अधिकारियों से सबक लेते हुए वो भी ऐसा कुछ करेंगे। इसी के साथ एक थोड़ा सा चुभता हुआ प्रश्न मेरे दिमाग में उठ रहा है बतौर कर्मचारी नेता कि जब हम कर्मचारियों की कोई मांग उठती है तो उसके लिए तुरंत प्रदेश की वित्तीय स्थिति का हवाला दिया जाता है। यह भी प्रदेश की वित्तीय स्थिति से ही जुड़ा हुआ एक मसला है, तो इसका परिपालन क्यों नहीं किया जा रहा है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब अपने पर बात आई तो ब्यूरोक्रेसी ने आदेशों को हवा में उड़ा दिया। इससे पहले सचिवालय में हर सोमवार को नो मीटिंग डे का आदेश दिया गया था ताकि इस दिन अफसर जनता से मिलें और उनकी समस्याओं को सुन सकें। यही नहीं, जिलों के प्रभारी सचिवों को जिलों में जाकर वहां रात्रि विश्राम करने को कहा गया था, लेकिन ये आदेश भी ठंडे बस्ते की भेंट चढ़ गए। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 से 12 अक्टूबर के बीच कुमाऊं दौरे पर आ सकते हैं और पीएम पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चंपावत जा सकते हैं। साथ ही उनका पिथौरागढ़ में एक जनसभा का कार्यक्रम भी है। ऐसे में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस दौरे से पहले बड़ा बयान दिया है। तैयारियों के सिलसिले में हल्द्वानी पहुंचे गणेश जोशी ने कहा कि पीएम कुमाऊं को कोई बड़ी सौगात दे सकते हैं और ये तोहफा टनकपुर बागेश्वर जैसी बहुप्रतीक्षित रेल लाइन का भी हो सकता है। लंबे समय से टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की मांग होती रही है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जब भी आते हैं कुछ ना कुछ यहाँ पर देके जाते हैं। मुझे पूरा भरोसा है जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आएंगे तो इस क्षेत्र में कुछ ना कुछ बड़ा ही देकर जाएंगे, मुझे ऐसा भरोसा है। शीघ्र ही जो बागेश्वर ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, कर्णप्रयाग तक ट्रेन वहां लगभग पहुंचने वाली है, टनल बन गई है। इसी का सिर्फ बागेश्वर भी ट्रेन पहुंचेगी और क्षेत्र का विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे को लेकर पिथौरागढ़ शहर को दुल्हन की तरह पूरी तरह से सजा दिया गया है। जिस रूट पर पीएम का काफिला गुजरेगा वहां पहाड़ की संस्कृति हर तरफ झलकती नजर आएगी। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए पिथौरागढ़ पूरी तरह से तैयार है। नैनी सैनी एयरपोर्ट से स्पोर्ट्स स्टेडियम तक पीएम का 6.5 किलोमीटर का काफिला गुजरना है। इस रूट को कुछ इस तरह से तैयार किया गया है कि जैसे पूरे पहाड़ की संस्कृति यहाँ की दीवारों पर उतर आई। हिल यात्रा के मुख्य पात्र लखिया भूत हो या एप्पल कला से रंगी दीवारें या फिर पिछोड़ा पहने पहाड़ी महिला का चित्र हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लखिया भूत हमने यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट डाला है, वहाँ पे एपन कला का डाला है और जगह जगह पे नारायण आश्रम, कैलाश आश्रम और कैलाश पर्वत, ओम पर्वत वगैरह हमने यहाँ पे पूरा कल्चरल हमने अपना पूरा एरिया यहाँ पे दिखाया हुआ है। पीएम के रूट को जहाँ स्थानीय संस्कृति से सराबोर किया गया है तो वहीं आदि कैलाश, ओम पर्वत, पंचाचूली और नारायण आश्रम की आकृतियां भी इस रूट पर बनाई गई। यही नहीं, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े स्लोगन भी दीवारों पर 4 चांद लगा रहे हैं। जबकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन से भी दीवारें पटी हुई हैं। पहाड़ी संस्कृति से पीएम नरेंद्र मोदी को 100% रूबरू कराने के लिए छलिया नृत्य और दमाऊ को भी चित्रों में उकेरा गया है।
हम लोग नैनी शनी हाई पट्टी से लेके स्टेडियम तक की जितनी भी दीवारें हैं सब में उत्तराखंड संस्कृति से संबंधित चित्र बना रहे हैं और स्लोगन लिख रहे हैं, जिससे प्रधानमंत्री देखें और पिथौरागढ़ के लिए कुछ सोचें। और हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं प्रधानमंत्री के इस आगमन से। पीएम नरेंद्र मोदी के रूट को दुल्हन की तरह सजाने के लिए प्रदेश भर से कलाकारों को बुलाया गया है। इन कलाकारों की मेहनत का ही नतीजा है कि जिन दीवारों को कोई देखना भी पसंद नहीं करता था, वहां से अब लोगों की नजरें हट नहीं रही हैं। उम्मीद है कि जब पीएम मोदी इन कलाकारों की मेहनत को अपनी आंखों से देखेंगे तो वो भी तारीफ जरूर करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। नैनीताल शहर में वन विभाग की जमीन पर काबिज अतिक्रमण हटाने की तैयारी हो रही है। मेट्रोपोल और जिला अस्पताल की जमीन खाली करने के बाद अब वन भूमि में कब्जा किए लोगों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नैनीताल शहर में सुखाताल, आयार पाटा समेत कई इलाकों में वन भूमि में अतिक्रमण है। इसके अलावा हाईवे और राजमार्ग और नदी किनारे वन विभाग की जमीनों पर कब्जा जमाए अतिक्रमणकारियों के पत्रों की जांच भी वन विभाग कर रहा है। इसके बाद इन मकानों, दुकानों और होटलों पर भी निर्णय लिया जाएगा। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद वन विभाग सभी का खाका तैयार कर रहा है। देखिए, पूरे वन क्षेत्र में चाहे वो शहर हो, चाहे हमारा हाईवे का एरिया हो, चाहे वनों के अंदर के जो छोटी हमारी रोडें हैं, उन सभी में हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। सभी एनक्रोचर्स को जो वन विभाग की भूमि में अवस्थित हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनको नोटिस दिया गया है कि अगर आपका जो लैंड में जहाँ पे उनका कोई एस्टेब्लिशमेंट है, अगर उसमें उनका कोई अधिकार है तो उसको हमारे पास दिखाएं। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अंकिता के दोस्त पुष्पदीप की गवाही केस में सबसे इंपॉर्टेंट बन चुकी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान शुक्रवार को फिर से अंकिता के दोस्त पुष्पदीप से बचाव पक्ष की ओर से तीखे सवाल पूछे गए। करीब 7 घंटे तक चली गवाही के दौरान बचाव पक्ष ने कोर्ट में अंकिता और पुष्पदीप के बीच व्हाट्सएप चैट पर सवाल पूछे। वनांतरा रिजॉर्ट में आने से लेकर अंकिता की मौत वाले दिन तक दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, इस पर बचाव पक्ष फोकस कर रहा है और इस बात को साबित करने की कोशिश की गई है कि अंकिता वनांतरा रिजॉर्ट में आने से पहले से डिप्रेशन में थी। मामले में आज सुबह फिर से पुष्पदीप को कोर्ट में गवाही के लिए पेश होना है। चमोली से खबर, यहां सड़क हादसे में 3 बाइक सवारों की दर्दनाक मौत हो गई। बद्रीनाथ हाईवे पर बिरही के पास यह हादसा हुआ है। यहां टेम्पो ट्रैवलर और बाइक की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में मरने वाले 3 में से 2 पुलिस के जवान हैं और दोनों चमोली पुलिस लाइन में तैनात थे, जबकि तीसरा शख्स भी चमोली का ही रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक बाइक सवार टेम्पो ट्रैवल को ओवरटेक कर रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ, जिसमें तीनों बाइक सवारों की दर्दनाक मौत हो गई। हरिद्वार से बड़ी खबर, यहां पर पैसों के विवाद में हत्या कर दी गई। ई रिक्शा ड्राइवर ने राजमिस्त्री के पेट में चाकू घोंप दिया और अस्पताल ले जाने के दौरान 45 साल के राजमिस्त्री भूरा की मौत हो गई। बहादुराबाद के बैरियर नंबर 6 की यह घटना है, जिसमें पुलिस ने आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया है। उसे छोड़ दो, उसे पड़े जाने दो। मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद मंडल लेवल के अफसर पौड़ी में बैठने को तैयार नहीं है। नतीजा ये है कि कमिश्नर को लेटर भेजकर बाकी अफसरों की चेतावनी जारी करनी पड़ रही है। वही जनता डीआईजी और कमिश्नर पर ही सवाल खड़े कर रही है। इसी साल फरवरी में पौड़ी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दिया था कि गढ़वाल मंडल के सभी अधिकारी अपने हेडक्वार्टर में बैठे, लेकिन करीब 8 महीने बाद कमिश्नर विनय शंकर पांडे की तरफ से एडिशनल कमिश्नर का ये लेटर बताने के लिए काफी है कि हालात बदले नहीं है। मंडल लेवल के सभी अधिकारियों को भेजे गए आदेश में साफ लिखा है कि कई अधिकारी पौड़ी के बजाय देहरादून या दूसरी जगहों से काम कर रहे हैं।
ऐसा करने से पहले न कोई एप्लीकेशन देता है, न टॉप अधिकारी से परमिशन ली जाती है, जिससे काम लेट होते हैं, विकास का काम रुकता है और जनता की शिकायत बनी रहती है। अधिकारी कितने अराजक हो चुके हैं, ये बात इस लेटर से साफ है। इस हाल पर अब जरा पौड़ी वालों की पीड़ा भी सुन लीजिए। लेकिन काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद आला अधिकारी जो हैं मुख्यालय के, वो यहाँ बैठ नहीं रहे हैं। सारे कैंप कार्यालय देहरादून में चल रहे हैं, तो इससे जनता परेशान है। और सरकार का मैं ध्यान इस और आकर्षित करना चाहूंगा, ये जरूर गुजारिश सरकार से करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द मंडलीय अधिकारियों को कम से कम मुख्यालय में बैठाने का काम करें। ऐसी स्थिति में पुलिस महानिरीक्षक का ये बताना, ये बहाना बनाना कि मैं इसलिए देहरादून में रहता हूँ कि हरिद्वार में क्राइम ज़्यादा होता है, देहरादून में क्राइम ज़्यादा होता है, ये गले नहीं उतरती है। लेकिन कुल मिलाकर के स्थितियाँ ये है कि अब ये बिल्कुल भी कहना मानने की स्थिति में अधिकारी लोग नहीं है। जनता का सवाल और शिकायत उस सिस्टम से है जिसके बड़े अधिकारी खुद बेबस हैं, लाचार बने हुए हैं और बाकी अधिकारी आदेशों को खुलेआम ठेंगा दिखा रहे हैं। ऐसे में गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी आखिर कैसे गुलजार होगा? विपक्ष इसे मंडल के अधिकारियों की कमजोरी बताता है और गढ़वाल कमिश्नर दावा करते हैं कि हालात ठीक होंगे, जो खुद गुरुवार को पौड़ी ऑफिस पहुंचे थे। मैं देहरादून कार्यालय में तो नियमित रूप से बैठता हूँ, लेकिन महीने में कम से कम 3 बार मैं यहाँ पर भी 2-2, 3-3 दिन करके यहाँ रहूं। इसके अतिरिक्त चूंकि मंडल काफी बड़ा है तो कहीं न कहीं मेरा आना जाना हो ही जाता है, लेकिन ये मुख्यालय है, यहाँ पर भी उपस्थिति हर हालत में सुनिश्चित की जाएगी। पौड़ी में मंडल लेवल के दफ्तर में कुर्सी भले ही खाली पड़ी हो, काम देहरादून से होगा, वो भी पूरी मनमानी के साथ। इस भद्दे मजाक की पोल गढ़वाल कमिश्नर की चिट्ठी ने खोल दी है, पर बात तो तब बनेगी जब सब पता होने के बाद अराजक अधिकारियों पर कोई एक्शन हो। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। उत्तरकाशी में पहला गौ सदन बड़कोट नगर पालिका में बनने के बाद बेसहारा पशुओं को सहारा मिलना शुरू हो गया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर महिला कांग्रेस ने यात्रा शुरू की, जो कि कई शहरों, गांवों, कस्बों में होते हुए जनता से संवाद करेगी। पौड़ी के थलीसैंड से कोटद्वार जा रही बस दुगड्डा के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में ड्राइवर समेत 5 यात्री घायल। बीजेपी द्वारा राहुल गांधी को रावण बताए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तीखा विरोध दर्ज किया है और रामनगर में पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। राहुल गांधी पर टिप्पणी को लेकर नैनीताल में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरिद्वार में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर चौक पर बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा बीजेपी को 2024 में अपनी हार नजर आ रही है। रुड़की के सिविल अस्पताल में डेंगू को लेकर 3 अलग वार्ड बनाए गए, लेकिन फिलहाल अभी डेंगू के सिर्फ 5 मरीज हैं। डेंगू को लेकर अस्पताल में पर्याप्त व्यवस्था की गई। उत्तरकाशी में खस्ता हाल पड़ी चिन्याली सौड़ केदारनाथ रोड पर डामरीकरण का काम शुरू हो गया है। ये रोड काफी वक्त से खराब चल रही थी। वन निगम पहाड़ों की वादियों में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने पर विचार कर रहा है। ऐसे में वन निगम अपनी जमीन पर कुछ नया करने पर विचार कर रहा है। बागेश्वर में एथलेटिक्स प्रतियोगिता के तहत विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों के ट्रायल शुक्रवार से शुरू हो गए। इसमें क्रॉस कंट्री, खो खो, कबड्डी के ट्रायल शुरू हो गए।